स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज संडे है और हर संडे हमारी EPW यानी कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली सीरीज हम करते हैं। तो EPW एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो वीकली बेसिस पे आती है। कई सारे अच्छे वेल रिसर्च्ड आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे जाते हैं और इन आर्टिकल्स में से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिकली UPSC रेलेवेंट होती हैं, UPSC प्रीलिम्स, UPSC मेंस। उसके सिवा और जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो, चाहे RBI ग्रेड बी हो, चाहे SBI का जो ग्रेड A का एग्जाम हो, सेबी का हो, इनमें से कोई भी एग्जाम है, ग्रेड A ग्रेड B एग्जाम्स, उन सब के लिए ये बहुत रेलेवेंट रहता है। प्लस अगर आप में से कुछ लोग कॉन्सेप्ट्स समझना चाहते हैं चीजों के, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो है तो आज के कॉन्टेम्पररी टाइम्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही यूज होते हैं, तो आप सभी जो है वो कॉन्सेप्ट्स को भी यूज कर सकते हैं अपने बाकी के एग्जाम्स में। नहीं तो अगर आपको जनरल इंटरेस्ट है तो भी आप EPW सीरीज जरूर देखें। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का ये एडिशन हम रिव्यू करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, UPSC एस्पिरेंट्स, गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स, आप जरूर सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम हैंडल को। मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है ये, इस पे सारी PDFs आपको मिलती हैं, जितनी PDFs मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए। और इसके सिवा हम काफी सारा वैल्यू एडेड कंटेंट अपने टेलीग्राम हैंडल और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे देते हैं, जैसे कि ट्विटर है और इंस्टाग्राम है। जरूर हमसे जुड़े। ये मेरे नाम है उन हैंडल्स पे। आयुष सांघी इज माय नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, बोथ आर बाय द सेम नेम। डेफिनेटली फाइंड मी अप ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, क्योंकि सारे PDFs वहीं शेयर किए जाते हैं। स्टडी IQ IAS, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। तो यहां पर जितनी भी चीजें हम करवाते हैं, वॉट एवर वी डू इज ओनली इन योर सर्विस, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से GS फाउंडेशन के लिए ट्रेन करते हैं और टीच करते हैं। उसके सिवा जितने भी स्टूडेंट्स SIP क्रैश कोर्स करना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए भी हम आपको टीच करते हैं। और NCERT बैचेस प्लस ऑप्शनल बैचेस, इन सारे बैचेस को आपको होलिस्टिक तरीके से कवर करवाया जाता है टॉप एजुकेटर्स द्वारा स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पर। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े, हमारे बैचेस हमेशा ऑनगोइंग रहते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर बैचेस ऑन स्टडी IQ विद माय कोड सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है। यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यू वुड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर कोर्सेस। सो सांघी लाइव इज माय कोड। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं हमारे फाउंडेशन और SIP बैचेस में। उसके सिवा करंट इकोनॉमी पे कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक सर्वे होगा, यूनियन बजट होगा, ये चीजें बहुत होलिस्टिकली मैं कवर करवाऊंगा। तो जरूर इन चीजों को सब्सक्राइब करें मेरा कोड यूज करते हुए, जो कि है सांघी लाइव। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। ये हमारा इंडेक्स है, इसमें वो सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं जो मैं आज कवर करूंगा EPW सीरीज में, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, आप ध्यान रखें, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। इनको बहुत केयरफुली क्यूरेट करके ये मैटर जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो पहला आर्टिकल जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में है, FDI के बारे में है, जो हम बहुत डिटेल में समझेंगे, जानेंगे और आपको बताएंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कितना इंपॉर्टेंट विंग है FDI के लिए। तो उससे पहले हम मतलब समझेंगे FDI का, FDI के रूट समझेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? यदि कोई कंपनी जो कि आपके देश की नहीं है, यानी कि डोमेस्टिक नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल है, वो कंपनी किसी तरह का स्टेक हमारी कंपनी में अक्वायर करना चाहती हो जो कि हमारी कंट्री में लोकेटेड है, उस इन्वेस्टमेंट को FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो यदि वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में स्टेक अक्वायर करता है तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन FDI इन्वेस्टमेंट। अगर रिवर्स
टाटा जैगुआर को अक्वायर करता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी आउटगोइंग एफडीआई इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट दो तरफा भी हो सकती है कि भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली इन्वेस्ट करें तो वो आउटगोइंग एफडीआई हुआ, और बाहर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में इन्वेस्ट करें वो इनकमिंग एफडीआई हुआ। तो एफडीआई करा जाता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। तो आइए देखें डेफिनेशन क्या कहती है। एफडीआई इज एन ओनरशिप स्टेक इन अ फॉरेन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी जो कि आपके देश के बाहर की कंपनी है, और प्रोजेक्ट मेड बाय एन इन्वेस्टर कंपनी और गवर्नमेंट फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट से आप जो है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी दूसरे देश की इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एफडीआई इन्वेस्टर्स टिपिकली टेक कंट्रोलिंग पोजीशंस। देखिए ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपको कंट्रोलिंग पोजीशन मिले ही मिले, लेकिन एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज अ साइजेबल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो साइजेबल इन्वेस्टमेंट है, मतलब मोटा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा पैसा आप लगाते हैं, तो आपकी ये इच्छा रहती है कि दूसरी कंपनी में मुझे थोड़ी सी कंट्रोलिंग पोजीशन मिले, हमारी भी कुछ से हो, हमारी भी कुछ धाक हो, जैसे हिंदी में कहते हैं। So, in domestic firms or joint ventures and are actively involved in their management, कि वो अपने सजेशंस भी देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीट पाते हैं, ठीक है, उनके लोग भी उस कंपनी में बैठते हैं, वो भी मिनट मिनट की रिपोर्ट जो है पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को एफडीआई इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म हो, जहां पे आप कंपनीज में इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप कंट्रोलिंग स्टेक, मैनेजमेंट में से और इस तरीके की पोजीशंस भी लेते हैं। तो एफडीआई कई रूट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इट इज इन्वेस्टेड थ्रू रूट्स। अब देखिए अब क्या करें, मैं कह रहा हूं बाहर से, बाहरी देश से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आने दे इन्वेस्टमेंट, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट आने दे, कहीं पर भी आप डिफेंस इन्वेस्टमेंट लगा दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो नॉट हैपन। तो इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, हाउ टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए भारत सरकार ने, या एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, दो रूट्स होते हैं, देयर आर टू रूट्स। आइए जानते हैं वो रूट्स क्या हैं। प्रोमिनेंटली स्पीकिंग, एफडीआई दो रूट्स के प्रति होता है, दो रूट्स के थ्रू होता है। देयर आर टू रूट्स। द फर्स्ट रूट इज, जो पहला रूट है उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट, और जो दूसरा रूट है वो होता है गवर्नमेंट रूट या अप्रूवल रूट। गवर्नमेंट रूट या अप्रूवल रूट, these are two separate routes through which a foreign investor can invest in India, यदि वो FDI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, FII में नहीं, FDI में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये दो तरफा इन्वेस्टमेंट जो है, या ये दो टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है, ये किया जाता है अकॉर्डिंग टू एक टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस। सो हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी क्लियरेंसेस की, कि सिक्योरिटी बेसिस पे आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो अगर आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेनी है या नहीं लेने की जरूरत है, तो इसका मतलब आप एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कवर्ड है। और अगर आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आप गवर्नमेंट या अप्रूवल रूट के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फीचर है दोनों रूट्स में, जो कि भारत सरकार या आरबीआई के थ्रू बताया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ सेक्टर्स को क्लासिफाई करती है। अब क्योंकि ये भी सवाल है कि भाई कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, एक किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या किस सेक्टर को ऑटोमेटिक रूट में डालें, किस सेक्टर को अप्रूवल रूट में डालें, ये भी जानना जरूरी है। तो इस तरीके से आपने कुछ सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट में डाला है और कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में डाला है। ऑटोमेटिक रूट में आपको ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से आइए, परमिशन लीजिए और आपको बिजनेस करना अलाउड है, अगर आप सब कुछ नैतिक तरीके से, अगर आप सब कुछ कानूनन तरीके से कर रहे हैं तो।
गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में एक बोर्ड आता है जिसको कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये जो बोर्ड है इसके द्वारा आप सिक्योरिटी क्लियरेंस या अप्रूवल लेते हैं। यदि आपको इस सेक्टर में इस बोर्ड से अप्रूवल मिलता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना भारत में अलाउड होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। उनको कहा जाता है क्रिटिकल सेक्टर्स। क्रिटिकल सेक्टर्स यानी कि FDI इन डिफेंस। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना एक क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं, माइनिंग वगैरह, एटॉमिक एनर्जी, तो ये सब क्रिटिकल सेक्टर्स में है। या तो उसमें इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है या इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रूवल रूट के तहत अलाउड है। तो ये हैं हमारे दो रूट्स FDI के। सो लेट्स हैव अ लुक, आइए देखते हैं। ऑटोमेटिक रूट इंडिया FDI अप टू 100% इज अलाउड इन नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स थ्रू दी ऑटोमेटिक रूट। जो कि क्रिटिकल सेक्टर नहीं है ऑटोमेटिक रूट में, द सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट जहां पे रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट रूट में आपको प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए या सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से, इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन सेंसिटिव सेक्टर्स। सेंसिटिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, such as defense, media, telecommunications, satellite, private security agencies, civil aviation, mining, besides any investment from Pakistan and Bangladesh। ये सारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल रूट में डाले हैं, जहां पे आपको इस बोर्ड का अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ FDI। इसके सिवा अब और क्या चीज है, व्हाट इज द न्यू थिंग, वो है कि FDI कितने तरह का होता है। वो तो हमने रूट्स पढ़े, देयर वी स्टडीड रूट्स। रूट्स मतलब आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ FDI। तो टाइप्स ऑफ FDI आर बेसिकली तीन तरह के FDIs है, या FDI इन्वेस्टमेंट को तीन तरीके से बांटा जाता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल FDI, दूसरा होता है वर्टिकल FDI और तीसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट FDI। तो ये तीन टाइप्स हैं FDI के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि आपने दूसरे देश में जाके सिंपली एक्सपैंड कर लिया, अपनी एक फैक्ट्री आपने दूसरे देश में भी खोल ली। तो अगर आपके ऑपरेशंस मान लीजिए भारत में है और आपने एक ऑफिस या एक प्लांट या एक कोई भी चीज जो है वो किसी दूसरे देश में जाके खोल ली, तो उसको हॉरिजॉन्टल FDI इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अगर इन्फोसिस अपने आप को US में एस्टैब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल FDI फॉर US। उसी तरीके से अगर बाहरी कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज है, स्कोडा है, BMW है, मर्सिडीज है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में सेट करते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल FDI कहा जाता है। इट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल FDI। या तो बेसिकली आपने एक्सपेंशन करा है, यू हैव एक्सपेंडेड, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे थे, जो भी चीज आप बना रहे थे, उसमें आप एक्सपेंशन करके दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हॉरिजॉन्टल FDI का नाम दिया जाता है। फॉलोड बाय दैट दूसरा है वर्टिकल FDI। वर्टिकल FDI में आप अपने बिजनेस से एसोसिएटेड दूसरी कंट्री में जाके एक्विजिशन करते हो, आप अक्वायर करते हो किसी कंपनी को। जैसे मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर को आपने दूसरे देश में जाके अक्वायर कर लिया, उसको कहा जाता है वर्टिकल FDI। क्या आपने नॉर्मली जाके वहां पे कोई एक्विजिशन कर लिया, तो उसे कहा जाता है वर्टिकल FDI। आपने कोई चीज जाके एस्टैब्लिश नहीं करी, विच इज वाई इट इज टर्म्ड एज वर्टिकल FDI। और तीसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट FDI। कॉन्ग्लोमेरेट FDI का मतलब होता है कि आप अलग अलग फील्ड्स ऑफ बिजनेस में घुस रहे हैं, कॉन्ग्लोमेरेट बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, यू आर एक्सपैंडिंग इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। तो अगर मुकेश अंबानी यानी रिलायंस ग्रुप भारत के बाहर जाके एक होटल को अक्वायर करते हैं, उन्होंने हाल ही में किया है ना, एक होटल अक्वायर करा है यूके में, लंदन के पास एक होटल अक्वायर करा है, पूरा पार्क अक्वायर करा है जिसमें गोल्फ कोर्स भी है, होटल है। सिमिलरली न्यूयॉर्क में एक होटल अक्वायर करा है।
तो उस तरीके के जो एक्विजिशंस है वो उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उनके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इस तरीके से ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट कहलाएगा और ये कहलाएगा कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। तो कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई में आप अपने बिजनेस से प्योरली अनरिलेटेड चीज करते हैं, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। तो 3 तरह के एफडीआई जो मैंने आपको समझाए। अब जो है यहां पे देखते हैं कि क्या चीज है। देखिए, हॉरिजॉन्टल यानी इन्वेस्टर एस्टैब्लिश करता है वही बिजनेस ऑपरेशन एक दूसरे देश में। वर्टिकल जो है वो अक्वायर करता है कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस इन अनदर कंट्री, वो दूसरे देश में कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस मतलब अपने बिजनेस से एसोसिएटेड एक और बिजनेस अक्वायर करता है। मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल के स्पेयर पार्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। कॉन्ग्लोमेरेट्स आप अनरिलेटेड चीज में इन्वेस्ट करते हो, यू इन्वेस्ट इन अनरिलेटेड थिंग्स। तो इसी तरीके से क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इतना रिलेटेड नहीं है तो उसे कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है। ये तो थे हमारे बेसिक्स ऑफ एफडीआई। अब आते हैं आंकड़ों पे और इसके यूज केस पे भारत सरकार ने क्या करा है एफडीआई को एनहांस करने के लिए। तो यदि आंकड़े देखे जाएं कि भारत में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट कितना रहा पिछले 20 साल में, व्हाट हैज बीन द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट हैज ओनली रिजन, व्हिच मींस इंडिया इज अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। लॉकडाउन में उसका आपको इफेक्ट दिख गया अच्छे से, चाहे वो एफआईआई के रूप में हो या वो एफडीआई के रूप में। आज हम लोग एफआईआई की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एफडीआई की बात कर रहे हैं। इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $83.57 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इस साल में $83.57 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है भारत ने अट्रैक्ट करा है। इंडियाज एफडीआई इनफ्लोज हैव इंक्रीज्ड 20 फोल्ड, 20 गुना बढ़ गए हैं 20 साल में। तो हम अगर ये बात करें, ये डेटा जो है सरकारी डेटा है और ये रिलीज किया गया है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, जिसको पहले डीआईपीपी भी कहा जाता था। इंडिया विटनेस्ड अ मैसिव 6-fold जंप इन एफडीआई इन आर&डी इन 2021 कंपेयर्ड टू द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो भारत ने 344 मिलियन, $350 मिलियन के आसपास जो है वो देखा है फ्लो ऑफ एफडीआई इन आर&डी, कि आर&डी में इतना पैसा लगा। मतलब $84 बिलियन में से आर&डी में से सिर्फ और सिर्फ $350 मिलियन जो है वो लगाया गया। तो कंपैरिजन के तौर पे आप देखें कि 2018-19 से लेके 2021-22 तक इन्वेस्टमेंट जो है यहां पे हुआ $62 बिलियन इनफ्लो ऑफ एफडीआई 2018-19। 21-22 में $83.57 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने अट्रैक्ट करा है। दिस इज व्हाट वी हैव अट्रैक्टेड। इस तरीके से हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो बड़ा मैसिव हुआ है। ये पिछले 4 साल का डेटा है। 20 साल का डेटा एनालाइज करा जाए तो जो इंक्रीज है वो 20 गुना हुआ है, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 20 टाइम्स। अब सवाल ये उठता है कि एफडीआई का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफडीआई? एफडीआई का सिग्निफिकेंस है कि उससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जिसे कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी कहते हैं इसे। ये चीज हमें मिलती है। आर&डी मतलब होता है कि आपको इनोवेट करने के तरीके मिलते हैं, आपको नई चीज बनाने के तरीके मिलते हैं। आप रिसर्च करते हो, आप 100 बार फेल हो गए, शायद 101वीं बार पास हो जाओगे, शायद। तो आपकी जो रिसर्च है वो आप पेटेंट करते हो, जो आपके देश के काम आ सकती है, ह्यूमैनिटी के काम आ सकती है, पूरी दुनिया के काम आ सकती है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यहां पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो ग्लोबली डिजीजेस को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि पूरी दुनिया के अंडर डेवलप्ड देश जो हैं, जैसे कि अफ्रीकन देश हैं, उनमें ये कोशिशें करी जा रही हैं कि किस तरीके से उन बीमारियों को खत्म करा जाए। उसके सिवा वो और इस तरीके से आर&डी कर रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये है कि आप जो है वो ओशन वाटर को डिसैलिनेट करें, जो कि एक बहुत महंगा प्रोसेस है। जब तक वो नहीं होता है तो वो दूसरी तरीके की रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से कूप वाटर को प्योरीफाई करके वो वापस इतना फिट बनाया जाए कि वो कंज्यूम किया जाए। तो इन सब चीजों के लिए आर&डी लगती है, जो कि इनोवेशन है। तो बिल गेट्स ने अपनी मैक्सिमम 95% वेल्थ के आसपास जो है वो इस तरफ कमिट करा हुआ है,
जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मैक्सिमम चीजें करते हैं। तो ये चीजें जो है ये हम चाहते हैं कि भारत में भी हो, कि हम प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल पे खत्म कर सकें। उस तरीके से R&D को डेवलप करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल, मैन पावर, रिसोर्स चाहिए। तो वो एक R&D का फैक्टर है जो कि जिसमें इंडिया हमेशा से लैकिंग रहा है, और इंडिया अब इस तरफ काम कर रहा है कि हमारा भी R&D सेक्टर रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो यही एक रीजन है कि भारत जो है अब R&D सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। अगर भारत सरकार एक पर्टिकुलर सेक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है तो उस सेक्टर को FDI के रूप में खोलती है कि वो बाहरी दुनिया के लिए अट्रैक्टिव तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत मैसिव अट्रैक्ट करने के लिए FDI का सिग्निफिकेंस माना जाता है। उसके सिवा दूसरी चीज है, FDI इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। It leads to development of infrastructure. In addition to that, it leads to employment. हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश में टैक्स टू GDP रेशो बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो उस पर जो भारत सरकार की टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रांग होगा। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो FDI के देखे जाते हैं। यू लुक एट मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ FDI थ्रू दिस। तो R&D सेक्टर में अगर देखा जाए, जिसमें हमने $350 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा है, इट इज कंसिडर्ड द प्लॉजिबल ड्राइवर ऑफ इनोवेशन in emerging and developing economies, explicitly facilitating access to foreign technology, skill development and higher productivity. ये प्राइमरी रीजन है कि FDI हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में भी खुले और R&D उसमें फैसिलिटेट हो। डोमेस्टिक फर्म विल गो फॉर इट्स ओन R&D टू compete with फॉरेन फर्म्स, कि वो फॉरेन फर्म से compete कर सके। तो तब compete कर पाएंगे कि अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छा प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट R&D के द्वारा होगा। So there will be a knowledge spillover from R&D intensive M&Es, multinational enterprises, to domestic firms, यानी कि हमारी कंपनीज। तो FDI can contribute to the economy's infrastructure, employment, indirectly growth by enhancing domestic R&D and innovation. तो देख सकते हैं आप, सारे फायदे जो हैं वो R&D को लेकर लिखे हुए हैं। All these benefits have been given looking specifically at the research and development factor. तो इतनी सारी चीजें जो है हमने FDI को लेकर देखी, लेकिन कोई भी चीज बिना किसी दिक्कत के या क्रिटिकल एनालिसिस के नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि R&D या FDI इन्वेस्टमेंट में क्या चीजें ऐसी हैं जो कि इशू बन चुकी है, जो कि कंसर्न बन चुकी है, इतना भारी FDI अट्रैक्ट करने के बाद भी। $84 बिलियन के आसपास FDI अट्रैक्ट करने के बाद भी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। So let's understand the concerns when we talk about the research and development factors. पहला कंसर्न है सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, यानी कि सेक्टर में कॉम्पोजिशन कितना है FDI का। हर एक सेक्टर्स होते हैं ना, टेलीकम्युनिकेशन होता है, आपका डिफेंस होता है, उसके सिवा FDI इंश्योरेंस में होता है, FDI ऑटोमोबाइल में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, रिटेल में होता है, सिंगल ब्रांड अलग होता है, मल्टी ब्रांड अलग होता है, तो इसको बोलते हैं सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। तो 2012 से 2020 तक 31 सेक्टर्स कैश्ड एटलीस्ट वन FDI प्रोजेक्ट इन R&D। बहुत अच्छी बात है। Among the 31, only 13 industry sectors recorded more than 1% of the total FDI in R&D during this period. सिर्फ और सिर्फ 1% जो है, या 1% से ज्यादा 13 इंडस्ट्रीज थी। मतलब 31 ने अट्रैक्ट करा, उसमें से 13 इंडस्ट्रीज ने थोड़ा मतलब साइजेबल ग्रोथ देखा, बाकियों ने नहीं देखा। Amongst these 13 sectors, only 3 sectors received more than 5% of the total. सिर्फ 3 सेक्टर्स को 5% टोटल वो मिला है। IT was a major gainer, communication, chemical. तो इतना जो है वो FDI में, FDI के द्वारा R&D में देखा गया। तो सेक्टर वाइज अगर इतने सारे सेक्टर्स ने अट्रैक्ट करा जिसमें R&D में इन्वेस्टमेंट कहा गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्टर्स ने इतना इन्वेस्टमेंट देखा, वो भी सिर्फ 5% का इन्वेस्टमेंट। तो आप जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि R&D में कितना ही इन्वेस्ट हो रहा होगा। पैसा आया, पैसा R&D में नहीं लगा। ये बहुत बड़ा कंसर्न बता रहा हूं मैं आपको। पैसा आ रहा है लेकिन पैसा R&D में नहीं लग रहा है, विच इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। तो आप देख सकते हैं तमाम सेक्टर्स आपके सामने लिखे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FDI इन R&D।
तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं? इतने आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 51% है जो कि R&D में इन्वेस्टमेंट देखा गया है। उसके सिवा बाकी सारे सेक्टर्स में आप देख रहे हैं, ये जो टॉप के सेक्टर्स हैं ये 1.5, 2, 3, 4% है, 8% तक गया है कम्युनिकेशन में। उसके सिवा बाकी सारे 1% से नीचे हैं। ऑल दीज सेक्टर्स आर लेस देन 1%। तो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन में जो FDI इन्वेस्टमेंट भारत में अट्रैक्ट करा गया है वो काफी कम है, इट इज वेरी लेस। सेक्टर्स रिसीव लेस देन 1%, ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको 1% से कम R&D में इन्वेस्टमेंट FDI के द्वारा मिला है। दिस इज सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। फॉलोड बाय दैट जो दूसरा है वो है कॉन्सेंट्रेटेड FDI इन्वेस्टमेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड FDI इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपको दिखता है कि FDI आता तो है बट वो फ्लैटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली नहीं है। मतलब कुछ बड़े बड़े शहरों ने FDI ट्रैक कर लिया, बंबई ने, बैंगलोर ने, दिल्ली ने, वेस्टर्न यूपी ने, जो डेवलप्ड स्टेट्स या डेवलप्ड शहर हैं वहां पे मैसिव इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। बाकी के जो स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से FDI का जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एकत्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 73% of total FDI and R&D is located in 4 states only: Karnataka, Maharashtra, Telangana and Tamil Nadu. That's it. States including all these states received the least number of FDI projects in R&D. इसमें ओडिशा आ गया, बिहार आ गया, MP आ गया, राजस्थान आ गया, ये सारे स्टेट्स हैं, इसमें सबसे कम आया है। 284 projects in Karnataka, 277 are located in Bengaluru. उसमें भी स्पेसेस है, मतलब कर्नाटका हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है, उसमें से भी बैंगलोर आपने चूज कर लिया जहां पे आपने 90% से ऊपर प्रोजेक्ट्स लगाए, which account for 97.5% of the project. चेन्नई अकाउंटेड फॉर 76%। जाहिर सी बात है कैपिटल में जाएगा, कोई भी बाहर से आएगा, आप भी जब यहां से अगर किसी दूसरे देश में जाओगे तो आप कैपिटल सिटी में पहले जाओगे, आप किसी एक ऐसे दूर दराज गांव में तो जाओगे नहीं, लेकिन डेवलपमेंट वो भी मांगता है। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग इन एन अनइवन मैनर। तो सरकार जो है, इंडिया इनिशिएटेड स्पेसिफिक मेजर्स FDI इनटू R&D फॉर आत्मनिर्भर भारत टू स्केल अप FDI एंड R&D एंड एम एट $50 million बाय 2022। कि इतना हो, सॉरी, $500 million बाय 2022 इस चीज का एम है। तो 350 के मार्क पे हम अभी खड़े हैं। तो भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए FDI को बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ब्रीफ में देखिए कि गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू लिबरलाइज इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। इन्वेस्टमेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस थे, रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो अप्रूवल रूट में थे, उनको ऑटोमेटिक रूट में ले आया गया। कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें कुछ लिमिट तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक रूट में है। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो अप्रूवल रूट में है, वो लिमिट हटा दी गई। तो इसको बोलते हैं लिबरल इन्वेस्टमेंट लिमिट। लिबरलाइज इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, एलिमिनेट रेगुलेटरी बैरियर्स एंड नर्चर इंटरनेशनल रिलेशंस टू इंप्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये प्राइमरी चीज भारत सरकार ने करी है। इतने देशों को फ्री में वैक्सीन बांट के हमने ये काम करा है कि हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हुए हैं। उसमें से कुछ देश आज भी भारत को जो है वो अक्यूज करते हैं, गाली देते हैं। मतलब भगवान की लीला देखिए, क्या जमाना आ गया है, कलयुग भी कैसा आया है कि जो आपको आपकी जिंदगी की सांस टूट रही है और भारत आपको वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, आप उसी भारत को अक्यूज कर रहे हो अलग अलग चीजों के लिए कि कश्मीर में ये हो गया जी, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे अत्याचार होता है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है। अरे भाई, तुम वैक्सीन तुम्हें दे रहे हैं ना, तो वो भी तो ह्यूमैनिटी का ही पार्ट है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हें बाकी सारी चीजें दिख रही हैं। सो अक्यूज करने वाले, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये FDI का जो है, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन। Irrespective of policy, steps taken by government, FDI and R&D exhibits a substantial regional disparity, ये reality है, and projects are concentrated in developed state and developing states. तो इस वजह से possible amendment of consolidated FDI policy by emphasizing FDI and R&D for all sectors and encouraging state governments in their sectoral policies to consider the provisions related to FDI in R&D helps policymakers and those aspiring for a major equitable growth. जो इसकी तरफ एस्पायर कर रहे हैं, इसकी तरफ आते हैं। तो देखिए आप इस पे मेंस का क्या सवाल बनता है। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने
एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट लगाया गया है वो किस बेसिस पे लगाया है, कैसे लगाया है, ये देखने वाली बात है. दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी सीन. तो इसका जवाब लिख के आप हमारी बैक एंड टीम को भेज सकते हैं, जो कि आपको वेरीफाइड या इवैल्यूएटेड आंसर्स वापस भेजेगी. आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे बैचेस जो है वो इस वक्त लाइव हैं. हमारे बैचेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हो तो आप लोगों के लिए SIP प्लस बैच है. 2024 के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए GS फाउंडेशन बैच है. कोड अगर यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. कोड है मेरा सांघी लाइव. सांघी लाइव इज माय कोड. इफ यू यूज माय कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. जिस तरीके से हमने अभी कॉन्सेप्ट समझे हैं एफडीआई के रूट्स और एफडीआई का क्रिटिकल एनालिसिस, उसी तरीके से हम तमाम टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स जो है वो ऐसे ही समझेंगे. यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल टॉपिक्स लाइक दिस ओनली. तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि क्या भारत उधार में डूबा हुआ है. क्या भारत जैसा देश उधार में डूबा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है. इज इंडिया अ हाई डेट कंट्री? क्या भारत एक ज्यादा उधार वाला देश है, हाई डेट कंट्री है? ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा से और कई तरह की एनालिसिस से, इनपुट्स फ्रॉम ग्लोबल एजेंसी से हम सपोर्ट करते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे. एक इसका स्टेटिस्टिक आपको देता हूं कि ग्लोबल डेट मतलब ग्लोबली जितना उधार लिया गया है सारी सरकारों द्वारा, उसमें जो है डिक्रीज देखा गया है. इट हैज डिक्रीज्ड बाय 10%. आप देख सकते हैं टोटल वर्ल्ड डेट डिक्लाइन 10 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जीडीपी इन 2021 टू 249% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि उधार कम लिया गया. दिस फॉलोज द लार्जेस्ट 1 year इंक्रीज इन ग्लोबल डेट इन 2020 when it rose by 29 percentage points of GDP. The fall in debt accounted for 1/3 of the increase in 2020. जो fall in debt है वो 1/3 था of जितना इंक्रीज हुआ था उसके कंपैरिजन में it was 1/3. तो खैर मतलब ये तो एक आंकड़ा था, मैं आपको डिटेल में ये चीज समझाना चाहता हूं. सबसे पहले ये जानते हैं कि पब्लिक डेट क्या होता है. व्हाट इज पब्लिक डेट? आइए देखें. ये टर्म आपने अखबारों में देखी होगी, न्यूज में सुनी होगी. अगर आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आपने डेफिनेटली वहां पे देखी होगी पब्लिक डेट लिखा होता है. पब्लिक डेट फलाना किसी चीज का परसेंटेज दिया होता है. तो पब्लिक डेट क्या होता है? व्हाट इज पब्लिक डेट? तो पब्लिक डेट का जो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है वो किस बेसिस पे आती है कि उधार कितना लिया गया है. तो उसमें सोर्सेज ऑफ उधार क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लोन्स? तो पहला सोर्स है एक्सटर्नल डेट. एक्सटर्नल डेट यानी कि सरकार ने बाहर के इंस्टीट्यूशन से, जो देश के बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं या दूसरे देश हैं, उनसे कितना लोन लिया हुआ है, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल डेट. तो तमाम कंट्रीज होती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेती हैं. वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अमेरिकन गवर्नमेंट से, जर्मन गवर्नमेंट से, यूके गवर्नमेंट से. बहुत सारे लोग. यूएस गवर्नमेंट कितनी डेट में है, मैंने एक और वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं. यूएस गवर्नमेंट इज इन मैसिव डेट्स, मैसिव लॉसेस. तो डेट की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो है एक्सटर्नल डेट. बहुत भारी है अमेरिकन गवर्नमेंट में. दूसरा है इंटरनल डेट. इंटरनल डेट होता है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके लोगों से पैसा उठाते हो, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए. इस तरीके से जो है वो पैसा उठाया जाता है, उसको कहा जाता है इंटरनल डेट. और तीसरा जो है वो है बोरोइंग. सरकार जो बोरो करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स लोन्स के रूप में होता है डोमेस्टिक एजेंसीज अपने इंटरनल बैंक से. इन तीनों का कॉम्पोजिशन जो है इसे कहा जाता है पब्लिक डेट. इन तीनों का टोटल करके पब्लिक डेट निकाला जाता है. और ये पब्लिक डेट जो है वो दिखाया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि
टोटल जीडीपी में से इतना फीसदी, इतना परसेंटेज पब्लिक डेट है, यानी कि सरकार के ऊपर उधार है, सारी एजेंसीज से मिला के, हर जगह से मिला के, जहां जहां से आपने उधार लिया हो, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो, इंटरनल सोर्सेज हो या बोरोड सोर्सेज हो। दिस इज व्हाट इज पब्लिक डेट। तो जब भी आपको देखना है कि सरकार कितने पानी में है, तो आप पब्लिक डेट की फिगर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वी आर लुकिंग एट पब्लिक डेट, इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जहां पे एक्सटर्नल डेट आती है, इंटरनल डेट आती है, और उसके सिवा सरकारी बोरोविंग्स आती हैं। द बोरोविंग्स आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ दिस। तो अब सवाल ये उठता है, नाउ वी कम टू द सिंपल रीजन, कि क्यों, मतलब इतना उधार सरकारों पे क्यों है, वाई इज देयर सो मच डेट, वाई डू दे नीड टू बोरो, क्यों सरकारों को जरूरत है कि वो डोमेस्टिक सोर्सेज से कहीं कहीं से बोरो करें, रीजंस फॉर बोरोइंग, क्या रीजंस है क्यों बोरो किया जाए। तो इसमें एक जो बड़ा बेसिक रीजन आप देखेंगे वो ये है कि सरकार के खर्चे उनकी आमदनी से ज्यादा है, एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू। जब खर्चे ज्यादा होंगे तो आप कहां से मीट करेंगे, वो आप मीट जाहिर सी बात है कहां से करेंगे, आप करेंगे ऑब्वियसली लोन लेके, डेट लेके। तो एक प्राइमरीली ये रीजन होता है कि आपका जो बजट है वो डेफिसिट में है, बजट डेफिसिट में हो, तो एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू, मीट करने के लिए लोन चाहिए। और रीजंस होते हैं कि आपको डेवलपमेंट करना है, अगर हमें डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो काफी ज्यादा उधार लेके रखती हैं, और वो उधार का पैसा जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं। ये पूरी दुनिया की रियलिटी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के लिए है या कुछ है, क्योंकि जितने देश आज भी डेवलप्ड दिखते हैं वो कभी ना कभी डेवलपिंग रहे होंगे। उस टाइम पे भी उन्होंने खूब सारे लोन्स लेके अपने आप को डेवलप करा। इनफैक्ट मैंने आपको अभी बताया था कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो चलती लोन्स पे है, इट फंक्शंस ओनली ऑन लोन्स, नथिंग एल्स। तो जो रीजंस है वो बड़े क्लियर है। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नीडेड, कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ग्रॉस मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स ड्यू टू करप्शन, वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स, रेड टेपिज्म, ये गलत चीज है, क्योंकि आपने मिसयूज करा पब्लिक फंड्स का, कि आपने पैसा बोरो तो करा काम के नाम पे, लेकिन वो लगा लिया आपने कहीं और। तो ये रीजंस है, दीज आर द रीजंस फॉर हाई डेट। तो अब जो है बात आती है ग्लोबल डेट पे, जो इस बार 10% कम हुई, लेकिन अभी भी उसका आंकड़ा कितना चल रहा है, और उसको यदि जीडीपी से कंपेयर करा जाए, मतलब सारे देशों की जीडीपी मिला लीजिए, सारे देशों का डेट मिला लीजिए, आज भी डेट यानी उधार जीडीपी से ज्यादा निकलेगा। कमाल की बात है, मतलब जितना जीडीपी है, जितनी कमाई है, उससे ज्यादा उधार है सारे देशों में मिला के। देखो, तो द ग्लोबल डेट इज 235 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, दिस इज अबाउट 249% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस जीडीपी। ग्लोबल ग्रॉस जीडीपी, व्हाइल पब्लिक और गवर्नमेंट डेट वाज ओनली 96%, मतलब पब्लिक डेट और गवर्नमेंट डेट मिला के 96% है। द साइज ऑफ नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट डेट वाज स्टिल लार्जर, 153%। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्लोबल डेट है वो 235 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इस वक्त इतना उधार हम वो करते हैं, पूरी दुनिया मिला के वो करती है। दिस इज ड्यू टू द लार्जेस्ट 1 ईयर इंक्रीज इन ग्लोबल डेट इन 2020। उस साल क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमी बिल्कुल डाउनहिल चली गई थी, सरकारों को इकोनॉमी को वापस शुरू करना था, वापस पुश मारना था, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। सरकारों के पास भी पैसा कहां से आए, या तो टैक्स का कलेक्शन आएगा, नहीं तो लोन का पैसा आएगा। तो लोन ले लेके सरकारों ने पुश करा कि धक्का मारा, इकोनॉमी किसी तरीके से चल जाए। सो व्हाइल प्राइवेट डेट सर्ज्ड अप बाय 13%, द टच ऑफ दिस, द पब्लिक डेट, देखिए सरकारी डेट जो है rose by a still faster 15.7 percentage points to reach 99.85% of the global GDP। इतना परसेंटेज ग्लोबल जीडीपी का पहुंच गया, इट रीच्ड। तो ग्राफिकली इसको कोरिलेट करते हैं, ग्लोबल डेट इन यूएसडी परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 2015 में द ग्लोबल डेट परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज लेस देन 220%। इट हैज रिजन टू, आप देख सकते हैं इतना है, तो 280 ट्रिलियन के आसपास, जो कि 350% ऑफ जीडीपी है, मतलब ग्लोबल जीडीपी का 350%। द टोटल ग्लोबल डेट रोज बाय 28.8 परसेंटेज पॉइंट्स टू 258.7% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, एंड ऑल टाइम हाई। स्पेशली कोविड के बाद ये चीज हुआ है, 2021 के आंकड़े हम देख रहे हैं यहाँ पे, वी आर लुकिंग एट 2021। लार्जेस्ट डिक्लाइन इन डेट वाज एडवांस्ड इकोनॉमीज,
टोटल डेट डिक्लाइन ऑन एवरेज बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स, जो कि अभी देखा गया है। फॉल इन डेट अमंग इमर्जिंग मार्केट्स वाज ड्रिवन बाय प्राइवेट डेट, कि जो डेट इमर्जिंग मार्केट्स में कम हुआ है, प्राइवेट डेट। टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो फेल ऑन एवरेज 7 परसेंटेज पॉइंट्स टू 192% ऑफ जीडीपी इन 2021। Contrary to other countries, total debt increased in low-income developing countries to 88% of GDP in 2021. तो आप देख सकते हैं ईयर वाइज कंपैरिजन है 2012, 14, 16, 18, 20 और 22। इतना मैसिव परसेंटेज जो है वो डेट का चल रहा है। अभी आप अलग अलग तरीके से तो किसी तरीके से इकोनॉमी को धक्का मार दोगे, लेकिन जब बात रीपेमेंट पे आएगी तो रीपे करोगे कैसे? हाउ वुड यू रीपे द मनी? सारी की सारी चीज जो है इस पे आ जाती है। तो अब जो हमें कंसर्न करता है हम वो देखेंगे, व्हाट इज द पब्लिक डेट ऑफ इंडिया, भारत का डेट कितना है। तो जैसा आप देख सकते हैं पब्लिक डेट ऑफ इंडिया, ये हम कंपैरिजन में देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशो के, मतलब पूरा जितना जीडीपी है एक देश का उसके कंपैरिजन में कितना फीसदी उसका डेट है यानी कि उधार है। भारत आता है टॉप 5 कंट्रीज में इन टर्म्स ऑफ डेट टू जीडीपी रेशो। ये कोई खुशी की बात नहीं है। आप देख सकते हैं यूएस को अगर देखा जाए 2018, 19, 20 से कंपेयर करा जाए तो 18 में डेट टू जीडीपी रेशो 100% से ऊपर था, 19 में बढ़ा और 20 में कितना ज्यादा हो गया है, इट हैज इंक्रीज टू डेट टू जीडीपी रेशो ऑफ यूएस हैज रिजन टू 134% एज अगेंस्ट 108%। और आप अगर भारत को देखें तो भारत का डेट टू जीडीपी रेशो जो है 90% के आसपास हो गया है, 90% एज अगेंस्ट 74%। तो डेट टू जीडीपी रेशो बहुत हाई है। इट वाज 59.9% जो कि अभी है 2022 में, और ये आंकड़े अभी चल रहे हैं। जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा मार्च में, तब तक 60% होने के आसार हैं, 60% होने की संभावना है। अब समझना यह है कि पब्लिक डेट जो है किसी भी देश पे होता है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, किसी भी देश पे होता है, उन सब पे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आपत्ति आती है, क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है। So, what is the impact of high public debt? The impact of high public debt is high interest payments. ये ब्याज तो दोगे, उधार लोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो बहुत हाई है। इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर हाई होती है तो आप एक तरीके से बर्डन डाल रहे हो आने वाली जनरेशन पे। सो बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जनरेशंस पे आप बर्डन कैसे डाल रहे हो कि जो सरकारें अभी लोन लेकर काम कर रही हैं 2020-2021 में, सरकारों के लेवल पे लोन्स लिए जाते हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। बुलेट ट्रेन का लोन जो है वो 50 साल के लिए लिया गया है, 100 साल के लिए लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार तो चलेगी 5 साल 10 साल, तो जो जनरेशन 20 साल बाद आएगी उसको तब उसके टैक्स पेयर के पैसों से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आपने बर्डन फ्यूचर जनरेशंस पे डाल दिया। तो जो पहली चीज है वो है ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट्स, और जो दूसरी चीज है वो है बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, हाईली इंपॉर्टेंट। और तीसरा है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो एजेंसीज होती है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, S&P के जो क्राइसिल, इन सब का जो डेटा आता है, इनके आउटलुक के अनुसार रैंकिंग्स जो है वो देशों की खराब हो जाती है, ग्रेड्स जो है वो देशों के लो हो जाते हैं। ये प्राइमरी ऐसी चीजें हैं जो कि दिक्कत करती हैं, और यही इंपैक्ट है बहुत ज्यादा डेट होने का। यहां देख सकते हैं आप, इंक्रीज पब्लिक डेट कुड इंपैक्ट द आउटलुक ऑफ रेटिंग एजेंसीज। एक्सेसिव पब्लिक डेट लीड्स टू हायर रिस्क प्रीमियम इन इंटरेस्ट रेट्स। रिस्क, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होगा। भाई अगर एक साल पैसा नहीं है तो कहां से दोगे, फिर दूसरी जगह से लोन लेके आप पहला लोन चुकाओगे, फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरी जगह से लोन लोगे, आप अपने डेट में फंस जाते हो। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, which results in reduction of private investment as well as contraction of GDP in the long run. So increasing public debt results in a rise in interest payments burden, जो कि आने वाली पीढ़ियों पे पड़ता है। और इसी इम्पैक्ट की वजह से यही डिसएडवांटेजेस बताता है हाई डेट के, कि there is an increased misuse of resources of the country as a large part of it is given as interest to foreign nations. ये इंटरेस्ट के रूप में आप देशों को दे देते हो, बाकी देशों को, क्योंकि आपने उनसे लोन लिया था ऑपरेट करने के लिए। ये डिसएडवांटेज है कि पैसा जो है वो आउटफ्लो हो रहा है। देयर इज अ फियर ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट, ये तो खैर है ही, फियर ऑफ डिफॉल्ट तो लोन पे हमेशा होता है।
एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग की आप बहुत ज्यादा खर्च कर लेते हो, अपनी बिसात से ज्यादा खर्च कर लेते हो, कैन हैपन व्हेन रिसोर्सेज आर अवेलेबल इजीली. फॉर इंस्टेंस, ग्रीस हैड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 160% ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग. क्योंकि पैसा बहुत था, पैसा लोन का था, लेकिन क्योंकि पैसा ज्यादा दिख रहा था, ह्यूमन टेंडेंसी है ज्यादा खर्च करने की. There can be international pressure and political interference in the domestic policies of the debtor nation. बिल्कुल सही बात है. जिस देश से आपने लोन लिया हुआ है वो आपको दबाने की कोशिश करेगा. जीवन की सच्चाई है कि जिससे आप फायदा उठाते हो या जिससे आप पैसे की चीज अगर आपने ले ली तो वो डेफिनेटली आपको रेगुलेट करेगा और आपको सुननी पड़ेगी. यू हैव टू लिसन टू दैट कंट्री. ये सच्चाई है जीवन की. तो डिसएडवांटेजेस जो हमने देखे उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि पब्लिक डेट जो है एक अच्छा तरीका है डेवलप करने का, लेकिन उस पर ओवर्टली डिपेंडेंट हम नहीं रह सकते. यदि आप ये मान के चले द स्पेंडिंग फर्दर बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इन लॉन्ग रन पब्लिक डेट दैट्स टू लार्ज कॉजेज इन्वेस्टर्स टू ड्राइव अप इंटरेस्ट रेट्स इन रिटर्न फॉर द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जाते हैं, जो और देशों के लिए दिक्कत होती है. To avoid this burden, government needs to implement the recommendations of N.K. Singh committee. N.K. Singh जो बड़े प्रसिद्ध ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जिन्होंने फाइनेंस कमीशन भी हेड करा, जिन्होंने अब यहाँ पे भी रिकमेंडेशंस दिए हैं. डेट टू जीडीपी रेशो शुड हैव बीन 38.7% फॉर द सेंटर एंड 20% फॉर स्टेट्स. सोचिए, ये तो बोल रहे हैं कि टोटल मिला के 60% होना चाहिए. हम बैठे हैं इतने हाई डेट टू जीडीपी रेशो पे. मतलब कोविड के साल में तो हम 89, 84, 85% पे पहुंच गए, जो कि बहुत ज्यादा है. इट इज एक्सट्रीमली हाई. तो ये चीज डेफिनेटली दिक्कत करती है. तो इसमें मेंस का सवाल बनता है, भारत का पब्लिक डेट लेवल अमंग हाईएस्ट इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज. व्हाट डज राइज इन पब्लिक डेट मीन फॉर द इकोनॉमी? बढ़ता हुआ पब्लिक डेट अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब रखता है? इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन. तो ये था हमारा ईपीडब्ल्यू एनालिसिस इस हफ्ते का. जैसा मैंने आपको बताया, फाउंडेशन कोर्सेज हमारे शुरू होने वाले हैं, एसआईपी कोर्सेज हमारे शुरू होने वाले हैं, और दोनों कोर्सेज हमारे अभी ही शुरू हुए हैं, लास्ट वीक भी. तो यदि आप सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्लासेस को कवर अप कर सकते हैं, जो कि मैं जानता हूं आप कर पाएंगे, तो आप इन बैचेस को जरूर सब्सक्राइब करें. तो ये जो कोर्स है ये फाउंडेशन 2024 का कोर्स है, और ये है एसआईपी प्लस कोर्स जो कि 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है. तो इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे सांघी लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन कोर्सेज पे. यू वुड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज. तो डेफिनेटली यूज करें मेरे कोड को, और इसके साथ जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जहां पर आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी. ये बहुत हाईली वैल्यू एडेड सेगमेंट है, जो कि क्वालिटी ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा. तो जरूर जुड़े, मेहनत करते रहें. आपका दिन शुभ हो. थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.